नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात। आज हमारी खास मुलाकात हो रही है स्टील, खनन और श्रम मंत्री नरेंद्र तोमर साहब से। तोमर साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ हफ्ते हो गए हैं, शुरुआती कामकाज आपने कर लिया है, तो पहला सवाल तो यही होगा कि अभी सबसे ज्यादा वक्त आपने किस विषय पर दिया, किस पर आपको लगा कि पहले काम शुरू करना है? नई सरकार के गठन को 1 महीने से ऊपर हो गया है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है उसमें 4 विभाग आते हैं। श्रम है, रोजगार है, स्टील है और माइनिंग है। सभी को पर्याप्त समय में दे सकूं और सभी विभागों में जो आवश्यक कार्य हैं उनका निष्पादन करने में भी समय जाता है। कुछ नई पहलें की जा सकती हैं, उस दृष्टि से भी विचार विमर्श हुआ है। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए अधिक समय लोकसभा की कार्यवाही के लिए भी रखना पड़ता है, लेकिन सभी विभागों में समय का संतुलन बना रहे, यह प्रयत्न मेरा निरंतर बना रहता है। जी बिल्कुल। अभी जो सबसे बड़ी जो चिंता पूरे देश में, इंडस्ट्री में खास करके है, वो ये है कि माइनिंग शुरू कैसे हो इस देश में। कुछ राज्यों में शुरू तो हो गई, लेकिन वहाँ पर भी कुछ क्लियरेंसेस रुके हुए हैं, या जो स्टील के लिए कोयला उपलब्ध कराना है वो दूसरी बड़ी समस्या है। तो अगर उसमें सबका एक कॉमन प्रॉब्लम माने, एक मूल समस्या माने, तो वो है तेजी से क्लियरेंस देने की। तेजी से क्लियरेंस देने के रास्ते में हम आने वाले दिनों में आपसे क्या क्या फैसले होते हुए सुनेंगे? यह बात सही है कि निर्णय और प्रक्रिया में तेजी आवे, यह देश की अपेक्षा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ये प्राथमिकता है। जहां तक खनन में तेजी आने का सवाल है, हम लोगों ने इस दृष्टि से प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं। माइनिंग के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आई थीं, धीरे धीरे उन कठिनाइयों का निराकरण भी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है वह निश्चित रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत सारी गति आवे, यह सुनिश्चित हम लोगों को करना है। और इसलिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा में जवाब के दौरान भी इस बात की प्रतिबद्धता प्रकट की गई कि हम पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत भी और MMDR एक्ट में यदि बदलाव करके भी संभव है तो वह बदलाव करके भी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बीच में शाह कमीशन के अध्ययन के दौरान जी कुछ बिंदु उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्णय दिए। उन दोनों निर्णयों और बिंदुओं के प्रकाश में हम लोगों ने कोशिश की है कि यह कार्यवाही आगे बढ़े। साथ ही साथ हम लोग यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रक्रिया में पारदर्शिता पूरी तरह बनी रहे और इस दृष्टि से विभाग में लगातार कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि सारी प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी, खनन के काम में तेजी भी आएगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और खनन विभाग का योगदान देश के विकास में उल्लेखनीय हो, यह प्रयत्न हम लोगों का रहेगा।
जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पारदर्शिता पर जोर है वो तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ एक बात और आप लोगों की तरफ से कही गई थी, वो ये कि हम कोशिश करेंगे कि सारे क्लियरेंसेस एक साथ एक मुश्त इकट्ठा करके सिंगल क्लियरेंस वर्ड यूज़ कर लें, सिंगल विंडो क्लियरेंस वर्ड यूज़ करें या ना करें उसके लिए, कि सब कुछ पैकेज की तरह से बना करके हाथ में दे दिया जाएगा माइनर के, ताकि उसको और जगह चक्कर न लगाना पड़े। क्या ये हम मान के चलें कि बहुत जल्दी आप लागू करने की स्थिति में होंगे? यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में गति आवे और कम से कम समय लगे, यह अच्छी गवर्नेंस देने की प्रमुख बात है। और इसलिए माइनिंग के क्षेत्र में जहां एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंस की बात आती है, जिसके कारण अनेक विषय अटकते हैं, मैंने स्वयं विभाग संभालने के बाद हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ भी बातचीत की है और जो विभाग के विषय हैं वो उनके सामने रखे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समय सभी विभाग और विभागों को संभालने वाले मंत्रीगण इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वो अपने अपने विभागों में निर्णय की प्रक्रिया को वो तेज करें। जो बातचीत हम लोगों की हुई है, मुझे लगता है निकट भविष्य में उसके अच्छे परिणाम आएंगे और जो ऐसे काम वन नियमों का संरक्षण करते हुए जल्दी क्लियर किए जा सकते हैं और पर्यावरण की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को भी सुरक्षित रखना भारत सरकार की जवाबदारी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्दी क्लियरेंस हो, नियमों के अंतर्गत क्लियरेंस हो और जिससे खनन की कार्रवाई आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और हम संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। जी, तो आइए अब थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टील के मसले को ले लें। कोर्ट वगैरह की रुकावटें थी, वो दूर हो गई, तो कर्नाटक हो या गोवा या उड़ीसा, वहां पर अब तेजी से स्टील के लिए काम शुरू हो सके, उसके लिए क्या हो रहा है? स्टील का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की विकास दर में स्टील उद्योग का एक बड़ा योगदान होता है, हम सब इस बात को जानते हैं। स्टील का उत्पादन बढ़े, स्टील की खपत बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों का प्रयत्न है। यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में स्टील के उत्पादन में थोड़ा क्षरण हुआ है, लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता है कि इस दृष्टि से हम प्रयत्न तेज करें। अभी हमारे जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, सेल है, RNL है, उसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। यद्यपि यह सही है कि उस काम का जो टारगेट तय किया गया था पहले, उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन अभी उसकी समीक्षा हुई है और हम लोगों ने उसके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के टारगेट फिक्स किए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी हम उस टारगेट को पूरा करेंगे। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उन उपक्रमों में भी स्टील का उत्पादन बढ़ेगा और अन्य जो निजी क्षेत्र के स्टील कंपनियां हैं, उनको भी जो सहूलियतें दी जाना अपेक्षित हैं, चाहे वो कुकिंग कोल का मामला हो, चाहे वो आयरन ओर का मामला हो, इन विषयों को भी हम निराकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वयं भी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा हूँ और उनसे भेंट करने की इच्छा रखता हूँ। अभी तक हम लोग राजस्थान, गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिले हैं। उनके विषय भी हमने समझने की कोशिश की है, अपने विषय भी उनके सामने रखे हैं और बहुत सारे विषयों पर सहमति बनी है और निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जी, स्टील के मसले में एक बात आपने भी कही है कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए, और प्लस ये तो हमको पता ही है कि करीबन 12 लाख करोड़ का एक प्लान बना हुआ है कि निवेश की ज़रूरत होगी 2030 तक। उसमें हम किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, स्टील के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निवेश की आवश्यकता है और भारत सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि
सारे देश को के सामने प्रकट है और इस दृष्टि से हम लोग स्टील के क्षेत्र में भी प्रयत्न कर रहे हैं। स्टील के काम को और आगे बढ़ाया जाए, उसकी गुणवत्ता और बढ़े, हम उसमें उत्पादन और बढ़ा सकें और विशेष रूप से स्टील का जो व्यापार है वो अधोसंरचना विकास से जुड़ा हुआ है। जैसी कि अभी कुछ दिन तक अधोसंरचना विकास की गति देश में धीमी हो गई थी जी। उसका प्रभाव सीधा स्टील उद्योग पर भी पड़ा है। अब सरकार की जो इच्छा सारा देश देख रहा है, उसके कारण अधोसंरचना की दृष्टि से बड़ी मात्रा में काम खुलने वाले हैं। स्टील की खपत भी बढ़ेगी और उससे स्टील उद्योग को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। जी, अभी एक और पुराना प्रस्ताव रुका पड़ा था, अभी इसमें कुछ प्रगति हुई है। वो है सेल के लिए जो उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है कि कुछ शेयर वो अपना स्टेक सेल कर सके। अब उसको सारी प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है, सितंबर में ये इशू आ जाएगा बाजार में। सेल के डिसइन्वेस्टमेंट वाली जो बात है वो अभी वर्तमान स्थिति में 20% शेयर तो जनता के पास हैं और 80% भागीदारी सरकार की है और उसका मालिकाना हक सरकार के पास है। सेबी के जो निर्देश हैं उसके अनुसार भी ऐसे सभी बड़े संस्थानों में कम से कम 25% विनिवेश किया जाना चाहिए। उस विनिवेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, वो कार्रवाई प्रचलित है और वो कुछ समय में पूरी होगी। क्योंकि अभी हमने खबरें ये पढ़ी हैं कि सितंबर में ये इशू आ जाएगा बाजार में, अगर आप इसका कंफर्मेशन दे सकें तो। इसकी कार्रवाई प्रचलित है, कुछ दिन में जब आएगा तो हम लोगों को जानकारी में आएगा। जी बिल्कुल, तोमर साहब से बातचीत जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस वक्त। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे मेहमान हैं स्टील, खनन और श्रम और रोजगार मंत्री नरेंद्र तोमर। तोमर साहब, आपसे अगला सवाल स्टील से ही जुड़ा हुआ पूछूंगा। वो ये कि रॉ मटेरियल उपलब्ध हो सके जितने भी एग्जिस्टिंग या नए आने वाले जो कारखाने हैं उनके लिए, तो एक सरकार का कुछ प्रस्ताव है कि SEZ बना दिया जाए। इस तरह के क्या क्या कदम और उठाने जा रहे हैं? ये SEZ कैसे काम करेगा और कब तक इसको हम अंजाम में तब्दील होते हुए देखेंगे? स्टील के क्षेत्र में और लोग आवें और स्टील के क्षेत्र की जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके और खनन की प्रक्रिया को तेज किया जा सकते, इसके लिए जोन बनाने की निश्चित रूप से आवश्यकता प्रतिपादित की गई है और इस दृष्टि से हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा हो और अभी उस दिशा में प्रयत्न जारी है। जी, एक चीज़ और है, स्टील के जो व्यापारी हैं उनकी एक डिमांड थी, कई डिमांड तो बजट ने पूरी की, लेकिन एक डिमांड ये भी थी कि इसके इंपोर्ट को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन कर रखे हैं उनसे हटाया जाए। आपको लगता है कि इस मांग को मानने के लिए पीछे कुछ मेरिट है? देखिए, दरअसल क्या है कि निश्चित रूप से जो व्यवसायी हैं उनकी अपनी आवश्यकता बनी रहती है और वो हमेशा विषय को रखते रहते हैं और समय समय पर सरकार निश्चित रूप से इस दृष्टि से विचार करती है हमेशा कि स्टील उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले। इस दृष्टि से मेरी CII से भी बात हुई थी और उन लोगों ने भी विषय रखे हैं। हम उन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और उनको निश्चित रूप से हम आगे निराकृत करेंगे। जी, आपके लिए कोयला एक बड़ी समस्या है, कोल मंत्री आपके दूसरे हैं और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं इसमें। उसकी उपलब्धता बढ़ाना, खास करके स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए, उनकी शिकायत रही है कि उनके साथ एक प्रकार की थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है कोयले के अलॉटमेंट को लेकर के। उसको आप कैसे शॉर्ट टर्म में फिक्स करने जा रहे हैं? यह बात सही है कि स्टील के उद्योग के लिए कुकिंग कोल एक बड़ी आवश्यकता है और कुकिंग कोल जितना हम लोगों के पास होना चाहिए उसकी अनुपलब्धता भी है। सरकार इस दृष्टि से चिंतित भी है और हमारे स्टील के जो उत्पादक हैं
निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के हों, उनको निश्चित रूप से परेशानी है। अब सेल को ही अगर देखें तो 80% कोकिंग कोल उन्हीं को आयात करने की आवश्यकता पड़ती है। निजी क्षेत्र के भी उद्योग इसके कारण परेशान है। आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्धता है, उस उपलब्धता में जो कुछ किया जा सकता है उसमें सरकार कोई संकट पैदा नहीं होने देगी। इस बाबत मैंने कोयला मंत्री जी के साथ भी बैठक की थी। दोनों मंत्रालयों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे और उन्होंने भी ये आश्वस्त किया है कि वो निकट भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला उपलब्ध कराएंगे, जिससे इस संकट से जूझा जा सके। हमारे पास झरिया कोल फील्ड एक ऐसा डिपॉजिट है जहां से एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। उस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है कि उसको हम कैसे डेवलप करें, कब तक डेवलप करें। लेकिन कोकिंग कोल में अब कोई पक्षपात होगा ऐसा मैं विश्वास दिलाने को तैयार हूं कि आगे से सरकार नहीं करेगी और जो उपलब्धता होगी उसको ठीक प्रकार से वितरण हो, यह कोयला मंत्री जी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। ऐसी मेरी उनसे चर्चा हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल बात क्या है कि देखिए, ये कोई पक्षपात इसलिए नहीं होता कि कोई करना चाहता है, लेकिन सबकी कंपीटिंग डिमांड्स हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं और उसमें प्राथमिकता तय करना ये सबसे बड़ा काम सरकार के सिर पे आता है। तो आपको लगता है क्या कि जैसा गैस के मसले में हुआ है, प्रायोरिटी को तय करने के लिए एक न सिर्फ आयरन ओर के लिए बल्कि दूसरे खनिज पदार्थों के लिए भी एक राष्ट्रीय नीति बनाना, एक पॉलिसी होना जरूरी है, और ऐसी पॉलिसी पर आप काम कर रहे हैं क्या? नहीं, खनिज पॉलिसी भी पहले से है, स्टील पॉलिसी भी है, लेकिन वर्तमान समय में और वर्तमान की आवश्यकता और को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से कुछ और विचार करने की आवश्यकता है। और मैं उस मामले में मंत्रालय में भी विचार विमर्श कर रहा हूं, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको उपलब्ध साधनों में हम कैसे पूर्त कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से हम लोगों का एक सदैव प्रयत्न है। जी बिल्कुल। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब की दूसरी बड़ी समस्या है, जिसके लिए वैसे आप उसमें कुछ खुद कर पाएं वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक प्रोएक्टिव सरकार को करना चाहिए। इनको सस्ते लोन के लिए ये बाहर चले जाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ा बड़ा निवेश इनको लेकर के आना है, तो फाइनेंस की सहूलियत भी एक बड़ा सरदर्द है इन लोगों के लिए। उसमें आप लोग किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में लगाना चाहेंगे? कि जो लोग नए निवेशक हैं और इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, अभी आम बजट आया है, वित्त मंत्री जी ने उस दृष्टि से काफ़ी सहूलियतों का ऐलान किया है और मुझे लगता है कि बहुत सारी कठिनाइयां उससे आने वाले भविष्य में दूर होंगी और यह सब आसान होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपका जो दूसरा मंत्रालय है, श्रम और रोजगार के बारे में। बात तो बहुत हुई है और हमने प्रधानमंत्री के तरह तरह के वक्तव्य भी पढ़े हैं। जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी बात कही थी वो ये था कि अगर एक तो हो कि बिजनेस बढ़े और आसानी से लोगों को नौकरियां मिले, लेकिन किसी वजह से कोई बिजनेस बंद होना है तो वहां पर श्रमिक का हित सबसे पहले देखा जाए, यानी क्लोजर से उनको आपत्ति नहीं है, ऐसा मैंने उसका अर्थ निकाला। आपको लगता है कि लेबर रिफॉर्म एक बड़ा मसला है जिस पर थोड़ा सा एक सावधानी कहें, एक चुप्पी कहें, वो राजनीतिक नेता के मन में हो सकती है, लेकिन ये दरअसल बड़ा ही जरूरी काम है और लेबर रिफॉर्म जल्दी से जल्दी होना चाहिए? श्रम कानूनों में सुधार निश्चित रूप से अपेक्षित है और इसकी आवश्यकता भी है। भारत सरकार के एक मंत्री के नाते मैं जवाबदारी के साथ यह बात कह सकता हूं कि भारत सरकार की यह जवाबदारी है कि वो उद्योगों के हितों को भी संरक्षित करे और श्रमिकों के हितों को भी संरक्षित करे। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सरकार सिर्फ श्रमिकों के हित सुरक्षित करना चाहती है और कोई उद्योग बंद होता हो तो वो हो जाए। सरकार कोई भी उद्योग बंद अपने वश पर नहीं होने देना चाहती और उद्योग चालू रहे, नए उद्योग लगें, बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।
हमारी श्रम विभाग के माध्यम से यह कोशिश है कि उद्योग और श्रमिक दोनों में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। कोई भी उद्योगपति श्रमिकों के हितों का शोषण न कर पाए और श्रमिकों के किसी आचरण के कारण कोई उद्योग बंद न होने पाए, किसी श्रम कानून के कारण कोई उद्योग बंद होने की स्थिति में आए या श्रम कानूनों से डरकर कोई उद्योगपति उद्योग न लगा पाए, ऐसी परिस्थिति हम लोग खड़ी नहीं होने देना चाहते हैं। हम आने वाले समय में फैक्ट्री एक्ट में भी परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज के एक्ट में भी परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं और इनके लिए हम लोगों ने उद्योगपतियों से भी बातचीत की है, उनके संगठनों से भी बातचीत की है, श्रमिक संगठनों से भी बातचीत की है और हमारी कोशिश है कि दोनों के हित सुरक्षित रहें, क्योंकि उद्योग रहेगा तो रोजगार रहेगा, रोजगार रहेगा तो ही श्रमिक को काम मिलेगा और इसलिए श्रमिक और उद्योग दोनों के हितों में समन्वय बना के काम करने की हमारी योजना है और उसके अंतर्गत लेबर रिफॉर्म्स की दृष्टि से सरकार विचार कर रही है और मेरी कोशिश भी है कि कुछ कानून संशोधित करने के लिए इस बार के सत्र में आवे। हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। वाह, तो ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि एक्ट में संशोधन की जरूरत है और इसी सत्र में आप ये संशोधन जिनमें लाने हैं उन कानूनों को, उन प्रस्तावों को आप पार्लियामेंट में रखेंगे, यानी कि जो मिनिमम वेज एक्ट है या जो चाइल्ड लेबर एक्ट है या इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा फैक्ट्री एक्ट और लेबर लॉ है। जी, अभी हम लोगों ने इन एक्टों पर कार्रवाई को प्रचलित कर दिया है और त्रिपक्षीय वार्ताएं भी हमारी पूरी हो गई हैं और हमारे विभागीय कार्यवाही पूरी करके हम लोग कैबिनेट में जा रहे हैं और जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी तो हम लोग पार्लियामेंट के सामने आएंगे। लेकिन आपने कहा इसी सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही सही है ना कि इसी सेशन में आप लोग ये काम करने के लिए लक्ष्य ही रखा हुआ है आपने? जी 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 बिल्कुल। तोमर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और हमको लगता है कि इस देश में रोजगार अगर बढ़ाने हैं तो उसके लिए ये कदम, थोड़े विवाद वाली बातें लगती होंगी लोगों को, लेकिन इसको जल्दी से करना बड़ा ज़रूरी होगा। तोमर साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।